हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। दोस्तों, आज के अखबार में खबर ये थी कि 500 लोगों को ठगने वाला कॉल सेंटर पकड़ा। आमतौर पर ऐसी खबरों को हम इग्नोर कर देते हैं, हम समझने की कोशिश नहीं करते और कई बार पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आता कि ये स्कैम एक्चुअली होता कैसे है, कैसे ये लोगों को ठगी का शिकार बनाते हैं। तो मैं आपको आज के वीडियो में समझाने वाला हूं, साथ ही दिखाने भी वाला हूं, क्योंकि इसी तरह के किसी कॉल सेंटर से मुझे भी लगातार कुछ दिनों पहले कॉल आ रही थी। तो मैंने उस पूरी कॉल को, उस पूरी जो घटनाक्रम था उसको रिकॉर्ड किया है। तो वीडियो के शुरुआती हिस्से में तो इस खबर को मैं आपको बताऊंगा। तो जो लोग सिर्फ ये खबर जानना चाहते हैं तो वो शुरू में रुक सकते हैं, और जिनको पूरा मॉडस ऑपरेंडी देखना है कि किस तरह से वो कॉल करते हैं, क्या कहते हैं, कैसे कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, तो वो पूरा मैंने इस वीडियो के अंतिम हिस्से में दिखाया हुआ है। तो सबसे पहले इसको समझते हैं खबर क्या है। इससे पहले आप एक छोटा सा काम कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको साइबर क्राइम संबंधित खबरें लगातार पढ़नी भी हैं तो आप ajtalks.com, जो कि हमारी नई नवेली वेबसाइट है, उस पर जाकर के भी आप एक्सेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। तो चलिए समझ लेते हैं कि पूरा मॉडस ऑपरेंडी क्या है। तो सबसे पहले समझिए कि ये एक इंश्योरेंस सेक्टर का स्कैम है, यानी कि इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पर लोगों के साथ ठगी की जाती है। कैसे की जाती है? तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जिन लोगों की पॉलिसीज लैप्स हो गई हैं, जैसे मान लीजिए आपने टर्म इंश्योरेंस लिया है, लाइफ इंश्योरेंस लिया है, या हेल्थ इंश्योरेंस आपने पहले कभी लिया हो, या किसी भी तरह का आपने इंश्योरेंस पहले लिया हो और वो लैप्स हो गया हो, तो इस तरह का डेटा ये बाजार से खरीदते हैं। जैसा कि इसमें भी हुआ। ये जो पूरी वारदात है ये नोएडा की है, जहां पर सेक्टर 10 में चल रहे ठगी के कॉल सेंटर को फेज 1 पुलिस थाने ने इसका पर्दाफाश किया है और सरगना समेत 3 छात्रों को पकड़ा है। तो ये करते क्या थे? इसमें से एक बंदा जो है वो तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र, यानी कि नोएडा में बैठ करके ये तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र के ऐसे लैप्स पॉलिसी वाले लोगों को का डेटा जो है वो खरीदते हैं 10,000 रुपए में, और उसके बाद उनको कॉल करना शुरू करते हैं। उनसे कहते हैं कि भैया, तुम्हारी ये पॉलिसी थी, तुमने उक्त साल में ली थी, अब ये एक्सपायर हो गई है, तो अब आपको क्या करना है? अगर आपको इसकी मैच्योरिटी वैल्यू चाहिए, यानी कि मान लीजिए कि आपने कोई बीमा पॉलिसी 1 लाख रुपए की कराई थी उस समय, तो ये कहते हैं कि आपको 1 लाख रुपए पर ईयर देना चाहिए था, पर चूंकि ये लैप्स हो चुकी है आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, या आपने सिर्फ 2 ही प्रीमियम भरे हैं, तो अगर आज भी आपके पास मौका है, अगर आप चाहें तो मान लीजिए 7 साल का वो पॉलिसी पीरियड था, तो 7 साल का पैसा एक साथ चुका करके आपको मैच्योरिटी वैल्यू पूरी मिल जाएगी। तो इस तरह का झांसा देकर के ये लोगों के साथ में धोखाधड़ी कर रहे थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि जिन लोगों के साथ ये ठगी करते थे, उनसे जो पैसा लिया जाता था वो उन बैंक अकाउंट में लिया जाता था जिन बैंक अकाउंट का इस्तेमाल बेटिंग ऐप्स से पैसों को आगे देने के लिए किया जाता है। यानी कि जो बैंक अकाउंट बेटिंग ऐप्स में लगाए जाते हैं, उन्हीं बैंक अकाउंट्स में ये ठगी की रकम ली जाती थी, और उसके बाद बैंक अकाउंट वाले हैं वो 20% अपना कमीशन रख करके 80% पैसा इनको वापस कर दिया करते थे। तो जहां पे आपको अक्सर बताता रहता हूं कि जितने भी ये बेटिंग ऐप्स होते हैं, अगर उसमें आप पैसे लगाते हैं और जीतते हैं और उसकी रकम आपके पास आती है, तो आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज क्यों किया जाता है? कारण यही है क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति को इस कॉल सेंटर द्वारा ठगा जाता है, तो उसके जो पेमेंट के रिकॉर्ड को जब दिखाया जाता है, ट्रैक को दिखाया जाता है कि पेमेंट कहां गई, तो बेसिकली वो पेमेंट ऐसे अकाउंट में मंगाई गई थी जो कि बेटिंग ऐप में भी इस्तेमाल की जा रही है। बेटिंग ऐप के द्वारा जीते हुए पैसे लोगों को जब वापस किए जाते हैं तो इसी तरह के पैसे वापस होते हैं। और जब ये बंदा कंप्लेंट करता है जिसके साथ ठगी हुई है, तो उन लोगों के बैंक अकाउंट भी फ्रीज होते हैं जो कि बेटिंग ऐप से पैसे विड्रॉल करके बैठे होते हैं। तो इसी मामले की बात की जाए तो 20 बैंक खाते फ्रीज कराए गए हैं और 1.2 करोड़ रुपीस उसमें जमा है। 500 से अधिक लोगों को इन्होंने ठगा है। हालांकि ऐसा कोई रिकॉर्ड अगर आप देखें तो मिलेगा नहीं कि 500 को ठगा, कि 1000 को ठगा या लाख को ठगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, कोई लिस्ट थोड़े मेंटेन करते हैं ये लोग कि कब से चल रहा था, नहीं चल रहा था। ये तो जांच का विषय है। और ऐसा 1-2 कॉल सेंटर नहीं, अगर आप थोड़ा सा न्यूज़ पन्नों को पलटेंगे तो आपको अक्सर इस तरह की न्यूज़ मिल जाएंगी जिसमें कि इस तरह के कॉल सेंटर्स को लगातार बस्ट किया जाता है। पर होता यही है कि चूंकि सजा इतनी नहीं दी जाती है कि ये लोग जमानत में बाहर आते हैं, उसके बाद कहीं और किसी और सेक्टर में किराए में कमरा लेकर के वहां से भी ये ठगी का खेल शुरू कर देते हैं। जैसा कि इसमें बताया गया कि ये जो तीनों आरोपी हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है, वो नोएडा और ग्रेटर नोएडा में किराए का मकान लेकर के रहते थे और वहीं से इस पूरी घटना को अंजाम दिया करते थे। आपको पता ही होगा, कॉल करने के लिए आजकल फर्जी सिम मिल जाती है, और साथ में बैंक अकाउंट मैंने बताया, उसके लिए इनको ज़्यादा जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं थी। जो गेमिंग ऐप्स हैं उन्हीं के बैंक अकाउंट का इस्तेमाल ये कर रहे थे। पिछले दिनों मुझे भी एक कॉल आया जिसमें मुझे बताया गया कि मेरी एक पॉलिसी जो कि एक्चुअल में एक्सपायर नहीं हुई थी,
मैंने होम लोन लिया था और होम लोन के साथ में एक इंश्योरेंस पॉलिसी दी जाती है आपके होम लोन को सिक्योर करने के लिए। तो मुझे भी एक ऐसी पॉलिसी दी गई थी जिसका कि 50,000 रुपए पर ईयर का प्रीमियम था, 7 साल तक मुझे पे करना था। यानी कि 7 साल में अगर मुझे कुछ हो जाता है तो इस घर का प्रीमियम जो है वो मेरे घर वालों को नहीं पे करना पड़ेगा। इस पॉलिसी से ही मेरा होम लोन इंश्योर्ड था। तो इस तरह का बीमा मैंने आज से 7-8 साल पहले लिया था, 2014-13 में लिया था। तो उसी पॉलिसी की डिटेल्स के साथ में मुझे कॉल किया गया, मुझे बताया गया कि आपकी एक ऐसी पॉलिसी थी, आपने सिर्फ एक प्रीमियम इसका पे किया है। अब यहां पर सोचने वाली बात यह है कि उसका जो प्रीमियम होता है वो अलग से नहीं आता है, वो आपके होम लोन के साथ में ही आप पे करते रहते हो, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है आपकी ईएमआई के साथ साथ उसका प्रीमियम भी चलता रहता है। तो अलग से कोई पेपर या कोई पॉलिसी या कोई इस तरह का आपके पास नहीं होता कि आप अलग से पे कर रहे होते हैं, तो आप उसको कई बार भूल जाते हैं। ऐसे में अगर आपको कोई कॉल आए कि आपने आज से 7 साल पहले कोई पॉलिसी ली थी, आपको लगता है कि हाँ ली हो सकती है, फिर जब आप उससे पूछते हैं कि भाई ठीक है अगर कोई पॉलिसी मैंने ली है तो मैं चला जाता हूं, मान लीजिए एचडीएफसी से या आईसीआईसीआई से उन्होंने नाम लिया तो मैं आईसीआईसीआई चला जाऊंगा, तो वो आपको बहुत ही होशियारी से कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो हम पॉलिसी के लैप्स डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर टर्मिनेशन डिपार्टमेंट है, इस पॉलिसी को हम बंद करने वाले हैं, तो अब इसकी डिटेल्स जो है किसी भी लोकल ब्रांच में आपको नहीं मिलेगी। यानी कि वो आपके दिमाग में पहले से डाल रहे हैं कि अगर आप कॉल सेंटर पे कॉल भी करें या फिर आप वहां पर जाएं भी तो भी आपको इस तरह की डिटेल्स नहीं मिलेगी। ऐसा वो बताते हैं कि मुंबई के हेड ब्रांच से बात कर रहे हैं, टर्मिनेशन डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं। जब आप उनसे ये कहेंगे कि भाई साहब अगर मेरा प्रीमियम ड्यू था 7 सालों से, जैसा कि उन्होंने बताया कि आपने सिर्फ एक ही प्रीमियम पे किया था, तो आपने मुझे इंटीमेट क्यों नहीं किया? तो वो ये कहते हैं नहीं नहीं, हमने तो आपको भेजा था और आपको मिला नहीं। जबकि ऐसा होता है कि अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपायर होने वाला हो या कोई भी इंश्योरेंस एक्सपायर होने वाला हो तो 1 साल पहले, तो 2-3 महीने पहले से ही आपको लगातार ये लोग इंटीमेट करना शुरू कर देते हैं कि ड्यू है ड्यू है ड्यू है, इतना ज्यादा कॉल करते हैं कि परेशान कर देते हैं। अब स्कैमर बड़ी ही चालाकी से यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देता है। पहला ऑप्शन होता है कि 7 साल की पॉलिसी थी, मान लीजिए 1 साल का आपने 50,000 पे किया था, तो या तो आप 3 लाख और पे कर दीजिए। आज हमारे पास आपके पास ये ऑप्शन है कि 3 लाख पे कर दीजिए, 50,000 आपने पे किया था, तो ये 3.5 लाख रुपए जो हैं वो अगले 6 महीने बाद आप इसका डबल निकाल सकते हैं। कुछ भी वो बता देते हैं कि 3.5 लाख का 7 लाख हो जाएगा, 8 लाख हो जाएगा, कुछ भी मेच्योरिटी वैल्यू बताते हैं और कहते हैं कि इतना पैसा आप आज से 6 महीने बाद निकाल सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये देते हैं वो कि अगर आप 1 लाख रुपए अपफ्रंट अभी पे कर दें, मान लीजिए 50,000 आपने पे किया था, आप 1 लाख रुपए और पे कर दें, तो इसको हम प्री मेच्योर जो है आपको निकाल देंगे ये पॉलिसी, और आपको अगले 30 दिन के अंदर इसके कुछ 3 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो आपके दिमाग में क्या आएगा? आपके दिमाग में यही आएगा कि चलो ठीक है, 3 लाख पे करने से अच्छा, 6 महीने का इंतजार करने से अच्छा हम क्यों ना 1 लाख रुपए पे करें और इसका जो है 30 दिन में भुगतान हो जाएगा। उसके बाद फिर ये आपको अलग अलग तरह के लिंक भेजते हैं जिसमें कि आपसे कहा जाता है कि पेमेंट कर दीजिए। अब यहां पर स्कैमर 2 तरह से खेल करता है। पहला तो ये कि वो आपसे 1 लाख रुपए ले ले या 3 लाख रुपए ले ले और उसके बाद फिर वो आपको ब्लॉक कर दे। पहला तो ये तरीका होता है स्कैम करने का। दूसरा ये क्या करते हैं, कुछ कुछ केसेस में मिस सेलिंग भी करते हैं। मिस सेलिंग क्या होती है? ये आपको नई बीमा पॉलिसी चिपका देते हैं, यानी कि उस समय आपसे डायरेक्ट स्कैम तो नहीं कर रहे लेकिन इनडायरेक्ट स्कैम कर रहे हैं। आपसे वो कहेंगे कि आपको 1 लाख ही पे करना है और आपको 30 दिन बाद या 60 दिन बाद इतने पैसे मिल जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन वो 1 लाख रुपए क्या करते हैं, वो ऐसा बताते हैं कि अभी की पॉलिसी आईसीआईसीआई की थी लेकिन अगली पॉलिसी हम पोर्ट करा रहे हैं दूसरे किसी कंपनी में और वहां पर आपको जाकर के पे करना है। तो आपको जो लिंक आती है वो बकायदा उसी इंश्योरर की आती है, तो आपको कहीं लगेगा ही नहीं कि आपके साथ स्कैम हो रहा है। लेकिन एक्चुअली में वो क्या करते हैं, वो आपकी नई बीमा पॉलिसी बना देते हैं 1 लाख रुपए लेकर के। सीधा सीधा 1 लाख रुपए आपका हर साल कटने वाला होगा। ये आपको पहले से पता ही नहीं होता क्योंकि आपके दिमाग में यही चल रहा है, यही डाला जाता है कि आपको सिर्फ 1 लाख पे करने हैं और 3 महीने बाद या 30 दिन बाद या 50 दिन बाद आपको ये 3 लाख रुपए का सम एश्योर्ड मिल जाएगा। आप सवाल भी करते हो, आप उनसे कागज भी मांगते हो, पर वो किसी तरह का कागज नहीं देते। वो कहते हैं आप टेंशन मत लो, आप 1 लाख पे कर दो, उसके बाद हमारा कॉल सेंटर आपको अप्रोच करेगा और उसके बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए जाएंगे। तो जैसे ही आप 1 लाख रुपए पे करते हो, आप उस नई कंपनी के नए बीमा को, नई पॉलिसी को खरीद रहे होते हो जिसकी बाउंडेशन है लाइफ इंश्योरेंस। अगर आपने लिया है तो आप एक प्रीमियम पे करोगे 1 साल 1 लाख रुपए का, तो आपको हर साल 1-1 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे, राइट। तो इस तरीके से ये आपको मिस सेल भी कर सकते हैं, जो कि एक तरीके से फ्रॉड है क्योंकि उसमें भी ये इनको अच्छा खासा कमीशन मिलता है। तो उसके लिए भी इस तरह के कॉल सेंटर काम करते हैं। तो 2 तरीके से काम करते हैं। पहला फ्रॉड, सीधा सीधा पैसा ले लिया और आपको इग्नोर कर दिया, ब्लॉक कर दिया। और दूसरा फ्रॉड ये है कि किसी और
इंश्योरेंस कंपनी में ये आपका नया बीमा चालू कर देते हैं और फिर आप फंस जाते हैं। अगले साल फिर से प्रीमियम ड्यू हो जाता है, तब आपको अंदाजा लगता है कि यार ये तो मेरे साथ स्कैम हो गया। तो अब आगे हम वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से उसने मुझे ठगने की कोशिश की है। हेलो हेलो, मिस्टर अजय सिंह सर बात कर रहे हैं? हाँ जी, अजय बोल रहा हूँ, बताइए। वेरी गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सर, बताइए। सर हमारे कलीग से बात हुई होगी आपकी प्रीवियस पॉलिसी को लेकर सर। अच्छा, हाँ हाँ, मैडम ने कॉल किया था, राइट राइट राइट, हाँ बताओ हाँ सर। जी, तो एक्चुअली क्या है ना सर, इट इज माय ड्यूटी, हमें अपडेट करना पड़ेगा। जो पॉलिसी आपने लिया था वो एक्चुअली परमानेंटली लैप्स हो गया है आपका पॉलिसी। नहीं, मैं कल मैं मैडम से मैं पूछ रहा था, कल मैं मैडम से पूछ रहा था कि जो मेरी पॉलिसी लैप्स हो गई है उसका मुझे, अगर जैसे आपकी ऐप वगैरह होती है ना, जैसे नॉर्मली सबकी, क्या कह रहे थे? जैसे कि उसकी वो होती है ना, पॉलिसी का ऐप वगैरह होता है, वो मुझे उसका अगर कुछ बता दो तो मैं डाउनलोड करके उससे कुछ कर दूं, मतलब पेमेंट ऑनलाइन, जैसे HDFC वगैरह में। पेमेंट की तो बात ही नहीं है सर इसमें। आप कोई एक्चुअली मैं आपको बताऊंगा ऑनेस्टी द बैक पॉलिसी। आप ये पॉलिसी ना तो आईसीआईसी आपको पॉलिसी रिवाइव कर सकती है, ना इसमें दोबारा पॉलिसी पेपर डिस्पैच हो सकता है। आप कॉल करने का रीजन मैं बता देता हूँ आपको। हाँ हाँ, बता दीजिए। एक्चुअली क्या होता है, जब पॉलिसी परमानेंटली हो जाती है लैप्स, तो एज ए फीडबैक कॉल क्या रीजन क्या था जिसके कारण पॉलिसी आप नहीं चला सके, वो रीजन हमें अपडेट करना पड़ता है। अब हो सकता है कि अगर आपको कंपनी की साइड से कोई कम्युनिकेशन गैप है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन है और आप कुछ श्योर हैं, तो उस कंडीशन में आप ही कंप्लेंट आगे जो फोटो डेटा को मैनेज करते हैं। सर मुझे एक बात बताओ, मुझे मैडम ने कल इन्फॉर्मेशन दी कि 2016 की पॉलिसी, ठीक है। पहली बात तो मुझे याद नहीं आ रही कौन सी पॉलिसी है, मुझे उसका डिटेल निकालना पड़ेगा, कहाँ कैसे कब मैंने कराई थी। लेकिन अगर है भी और अगर ड्यू भी है तो कंपनीज को बताना चाहिए ना। जैसे मेरा हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपायर होने वाला, तो 50 बार कॉल आते हैं मेरे को, तो इसका तो किसी ने कॉल ही नहीं किया। आपको रिमाइंडर लेटर 2022 में भी जब पॉलिसी परमानेंटली लैप्स हुई तो लेटर भी गया होगा 2022 में आपको। कहाँ गया? मेरे को पास तो आया नहीं। एड्रेस है आपके पास कि कहाँ पे है? एक काम करो। जी सर। ठीक है जी सर। आप ना आईसीआईसी के आरएम का नंबर लो आप। हाँ हाँ। वहाँ पे जो आप अपना रीजन दे रहे हैं सर, रिमाइंडर नहीं मिला है मुझे कोई भी। अच्छा। हाँ हाँ। एक बार वहाँ से कंफर्म करो कि सर मुझे लेटर वगैरह कुछ नहीं आया है और अब ये पॉलिसी परमानेंटली लैप्स हो गई। ठीक है, उसमें मेरा टोटली लॉस हो रहा है। लॉस होने का मीन ये है सर, क्योंकि सर इस प्लान में पॉलिसी टर्म तो वैसे 10 साल का था, आपका प्रीमियम पे एकदम 7 साल का था। अच्छा। तो इसमें जब एक ही प्रीमियम आने के बाद जब दोबारा रिन्यूअल नहीं आया, तो सबसे पहले कंपनी जब मान लो आपका ड्यू डेट आता है उससे एक दिन पहले का आता है। अब मान लो कोई व्यक्ति उस डेट पर प्रीमियम जमा नहीं कर पाता है, तो उसको ग्रेस पीरियड पे रखा जाता है। तो ग्रेस पीरियड 2 टाइप के होते हैं। मान लो 30 डेज का मिलता है पहला आपको। अच्छा। 30 डेज के बाद इस प्लान का जो बेसिक लॉकमेंट पीरियड था वो 3 साल का था, उसमें 2 साल और वेटिंग पे रखा गया आपको। अच्छा अच्छा। और 18 में 18 के बाद ये पॉलिसी लैप्स हो गई। जब पॉलिसी लैप्स हो जाती है तो ऐसा नहीं कि अब आप दोबारा पॉलिसी रिवाइव नहीं कर सकते, तब भी समय रहता है आपके पास दोबारा उसको रिवाइव करने का। तो जब रिवाइव करने के लिए हमारे पास फिर 2 साल का समय मिल जाता है कि हमें 2 से 3 साल का, कि आप लोकल ब्रांच जाएं, उसमें जो पेनल्टी चार्ज लेट चार्ज होता है वो आपको पे करना पड़ता है। और तो लोकल ब्रांच चला जाऊं मैं? आप मुझे अगर बता दो तो। अब तो सर ये परमानेंटली लैप्स, मैं क्या कह रहा हूँ समझ ले रहे मेरी बात को। अच्छा। परमानेंटली जब लोकल ब्रांच परमानेंटली लैप्स तो अब तो एक प्रोसेस वो करेंगे भी नहीं आपका। अभी आईसीसी भी मना कर रहा है रिवाइव करने के लिए कहीं से भी। लेकिन हाँ, इसमें एक कंडीशन है आपके पास। हाँ हाँ, बताइए। अगर रिमाइंडर नहीं मिला है तो एक बार कंप्लेंट रेज करके देख लो कि सर मुझे रिमाइंडर लेटर नहीं मिला। तो अब इसमें 2 ऑप्शन है, या तो सर आप इसको अब कैंसिल कराकर सरेंडर वैल्यू जो 5,000 रुपए बनना है वो ले लीजिए आप। ठीक है, कोई कंप्लेंट नहीं करनी, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कुछ नहीं करना है आपको। अच्छा। और अगर रिमाइंडर लेटर नहीं मिला है, आप श्योर हो, पर कंप्लेंट करके देख लो। 1% अगर रिमाइंडर लेटर नहीं मिला होगा और आफ्टर टीम में कंप्लेंट हो जाती है और रीजन वैलिडेट हो जाता है, तो आपको हो सकता है रिवाइव करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो रिवाइव में क्या होगा सर, तो जैसे हमारा 2026 में तो पैसा मिल जाएगा। हाँ। तो लेकिन फिर हमें जो 2026 का अब तक का, जैसे 2025 तक का 16 से 22 तक का जो प्रीमियम ड्यू है हमारा। हाँ हाँ। अगर मैं बात करूँ तो 6 साल का प्रीमियम ड्यू हो गया आपका। हाँ, 2016 से 6 साल हो गया। 50 into 6 लगभग कितना हो गया? 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए जमा करेंगे तो उसमें कंपनी लायबिलिटीज फ्री होगी। कंपनी जो समय शॉर्ट था आपकी प्लान के, तो 3.5 लाख का उस कंपनी उसमें ऐड करेगी, 6.5 और 1 लाख शेयर की वैल्यू थी वो आपकी उसमें ऐड हो जाएगी। तो वैल्यू हो जाएगी लगभग 8 लाख 8.5 लाख लगभग जाकर। अब ये पॉलिसी आईसीसी मना कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है सर, एक जो कोटिंग एक्ट के तहत उस ऑप्शन का नाम होता है रिवाइव विद कोट एंड मैच्योरिटी। इसका मीन ये हुआ, रिवाइव से मतलब सारे दोबारा प्रीमियम जमा करना। पोर्टिंग का मीन होता है अगर आईसीसी आपकी पॉलिसी को अनुमति नहीं दे रहा है आईआरडीए, तो वो पॉलिसी पर आपकी पोर्ट करा सकता है। पोर्टिंग में ये पैसा आपको आईसीसी देगा, फिर पॉलिसी पोर्ट हो जाएगी। जैसे अदर प्लान अदर कंपनी के साथ, जैसे आपका हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पोर्ट हो जाता है ना, और लोन पोर्ट हो जाता है, सिम पोर्ट हो जाती है।
अच्छा, मुझे एक थोड़ा मुझे इसमें थोड़ा मुझे बताइए ना, ये मैंने मतलब इसका कोई डिटेल कुछ है इसका पॉलिसी का मेरे को, क्योंकि मिल नहीं रहा, मैं तो ढूंढ रहा था। तो जहाँ से कॉल आया तो उन्होंने कुछ नहीं बताया था, कोई पॉलिसी नंबर डिटेल वगैरह कुछ नहीं नहीं बताया था। उन्होंने बताया था, उन्होंने जब फ़ोन किया था मैं मेट्रो स्टेशन पे था, तो उन्होंने कोई बताया 2016 की पॉलिसी है। तो आपका आपने एड्रेस अभी फिलहाल आप अपना कहाँ पे हैं अभी, आप ये बताएं। दिल्ली में ही है? दिल्ली में वाला जो एड्रेस वाला जो था आपका, हाँ वही है। उसी एड्रेस पर है, छोड़ दिया आपने? हाँ वही एड्रेस है, घर का एड्रेस तो वही है। और पॉलिसी नंबर उन्होंने नहीं बताया था 55824299? नहीं उन्होंने कहा था कि आप पेन पेपर लेके रहेंगे तब आप, मैं एक्चुअली मैं मेट्रो में था, कैसे लिखता मैंने व्हाट्सएप बोला थे तो उन्होंने व्हाट्सएप पे भेजा ही नहीं कुछ भी। हाँ दिक्कत यही है सर, आईसीआईसी परमानेंटली ऐसे कर दिया, आप दोबारा पेपर डिस्पैच हो रहा है। आप एक काम करो, हाँ इसका सॉल्यूशन ये है, मैं पॉलिसी का कुछ डिटेल बता रहा हूँ, पेपर पेन कैरी। हाँ मैं आप वही लेके बैठा हूँ, बताइए सर बताइए सर। नोट कर ले, पॉलिसी नंबर इज 55 82 हाँ 42 हाँ 99। ठीक है, ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का पॉलिसी है आपका। ये प्रूडेंशियल लंबार्ड जो है वो आपका जनरल इंश्योरेंस में वर्क करता है, जैसे आपके हेल्थ इंश्योरेंस मेडिकल प्लान होते हैं ना, अच्छा वो लंबार्ड का पार्ट रहता है। ये मुझे याद नहीं आ रहा मैंने कब लिया, इसका कुछ है कोई और कुछ? डेट भी बता रहा हूँ, इस डेट भी बता रहा हूँ। हाँ बता दीजिए। इसकी डेट है 25 मार्च ऑफ 2016 का। 25 मार्च 2016 का 16 है या 18 है, थोड़ा डाउट देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे याद है कि मैंने मार्च में लिया तो था, लेकिन 16 था कि 18 था वो मुझे देखना पड़ेगा। नहीं 2016 का है सर ये। अच्छा 16 का, ठीक है सर। और इसमें आपका जो प्लान था, जिस प्लान में इन्वेस्टमेंट हुआ था, उस प्लान का नेम था लाइफ स्टेज अश्योर्ड टैक्स सेविंग रेगुलर प्लान। लाइफ स्टेज अश्योर्ड टैक्स सेविंग, ठीक है, रेगुलर प्लान। पीटी लिख लो इसकी पॉलिसी टर्म। रेगुलर पॉलिसी टर्म था आपका, पॉलिसी टर्म था इसमें आपका 10 इयर्स का, और प्रीमियम पेइंग टर्म जिसको पीपीटी बोलते हैं, शॉर्ट में लिख लो पीटी 10 साल की थी, और अच्छा, पीपीटी 7 साल की थी, मतलब प्रीमियम। जो इन्वेस्टमेंट किया था उसकी अब तक की जो परफॉर्मेंस वैल्यू है वो 1,80,750 रुपए की बनी हुई है। ठीक, अच्छा मतलब जो मैंने 50,000 पे किए थे उसका मेरे को अभी कितना मिल रहा है? वो एक्चुअली शेयर मार्केट से लिंक पॉलिसी होने की वजह से तो जो आपने मिल नहीं रहा है, समझे नहीं, जो हमारी परफॉर्मेंस वैल्यू अब तक की बनी थी। अच्छा परफॉर्मेंस वैल्यू बनी है उसकी, जो बनी थी हमारी फंड वैल्यू 1,80,750 रुपीज की थी आपकी, 1,80,750। 1,80,000, हाँ ठीक है, 750 रुपए। ठीक है। अब जैसे अगर मान लो रिवाइव करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, तो जो पोर्टिंग एक्ट के तहत रिवाइव का अगर मिल गई तो आपको 6 साल का प्रीमियम जमा करेंगे तो 8 से 7.5 बनेगा। या फिर आप ऐसा करना, अगर अनुमति मिल जाती है आपको, तो आप इसमें जैसे बेसिक लॉग में 3 साल का था, तो उसमें जैसे मान लो मैं कैपेबल नहीं हूँ 6 साल का प्रीमियम जमा कर पाऊँ, अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप चाहो तो इसमें एक ऑप्शन ये भी होता है पोर्टिंग के तहत कि जो बेसिक लॉक पीरियड विद कोड एंड मैच्योरिटी का ऑप्शन कराता है, उसमें आप 2 साल का प्रीमियम जैसे 17 और 18 का जमा कर देते हैं, तो जो 1,80 की वैल्यू है ना, वो आपकी 1 लाख रुपए एड में जमा होने पर 2,80 हो जाएगा। और जो 3.5 लाख का हमें सबसे टोटल मिल रहा था इन मैच्योरिटी, फिर उसका हमें 20% कंपनी और दे देगी, लगभग हो रहा है ये 70,000 रुपए, 70,000। ठीक है, तो ये बना गया लगभग जाकर अप्रोक्सीमेटली 3,50,750 रुपए लगभग। ठीक, इस वैल्यू को मैं 2026 में अपना मैच्योर करा सकता हूँ, जो भी 8-9 महीने का समय लगेगा इसमें। अच्छा, तो उसमें सर क्या होगा कि जैसे अगर रिमाइंडर नहीं मिलेगा और पोर्टिंग एक्ट के तहत अगर रिमाइंडर नहीं मिला है, तो आपकी पॉलिसी पोर्ट हो जाएगी अदर प्लान अदर कंपनी के साथ। उसमें जैसे मान लो सपोज दैट मान लो मेरी पॉलिसी पोर्ट हो गया, जो आईआईडी होता है ना, उसके अंडर में 28-29 कंपनी आती है जो आपसे रजिस्टर्ड कंपनी होती है। ठीक है, अब मान लो आपको प्रोफाइल को एचडीएफसी ने एक्सेप्ट कर लिया फॉर एग्जांपल, तो फिर एचडीएफसी से आपको पहले वेरिफिकेशन कॉल करेगा, वो आपको बताएगा, अपना प्लान बताएगा और बोलेगा सर ये जो आप पोर्ट करा रहे हैं इसकी वैल्यू इस डेट में मिलेगी। और एक ऑप्शनल प्लान होगा। ऑप्शनल प्लान का मीन ये होता है जैसे आप चाहे तो आप 2026 में जाकर या तो टोटल पैसा निकाल ले, नहीं तो वो आपसे यही बोल सकते हैं आप चाहो तो ये हमारा एक रेंडोमेंट प्लान गारंटेड प्लान होगा, न्यू प्लान, इसमें आप चाहो तो 50,000 1 लाख रुपए छोड़ के भी चल सकते हो, या जितना भी अपने अकॉर्डिंग चाहो आप हमारे प्लान को भी कंटिन्यू कर सकते हो। इसमें आपको टैक्स रिबेट सारे थ्रू बताएगा, मतलब उनका अपना प्लान हो जाएगा, फिर बाद में फिर आईसीआईसीआई का नहीं होगा, पूरी तरह पोर्ट हो जाएगा। ऑप्शनल प्लान रहेगा, ऑप्शनल प्लान रहता है, उसमें पैसा आपको आईसीसी देगा। जब आप मान लो आपने आपका पोर्ट हो गया, मान लो सपोज पॉलिसी पोर्ट हो गया, तो उसके 90 दिन के बाद जैसे मान लो अभी आपका पोर्टिंग का अप्रूवल मिल जाता है, पहले आप कंप्लेंट करेंगे, उन्होंने कंप्लेंट डाली, आज मान लो अप्रूवल मिल गया आपको आज या कल में, ठीक, तो उसमें फिर जो हमें कंपनी मिलती है वो आपके बारे में आपको बताएंगे सर ये कंपनी मिली हुई, फिर वो कंपनी फिर कॉल करेगी आपको, जो भी कंपनी होगी, फिर वो ऑफिशियल ईमेल आईडी से मेल भी करेगी आपको, प्लान की कोटेशन भी मेल करेगी। समझ गए, आप पहले पढ़े समझे, उसकी जगह साइट पे जाकर प्रीमियम पे कर सकते हैं। ठीक,
नहीं तो अभी मैं hard जैसे आपसे बात करते समय मैं ये प्रूडेंशियल आईसीआईसीआई में डाल रहा था ये पॉलिसी नंबर, तो कुछ आ नहीं रहा उसमें। वो मैंने क्या बताया अभी आपको, ये परमानेंटली लैप्स है पॉलिसी। अगर आप 2022 तक देखते हैं ना, सारी चीजें दिखती है आपको सर इसमें। अच्छा, मतलब 22 तक डिटेल्स आ रही होंगी, फिर बाद में बिकॉज अच्छा हाँ परमानेंटली जी, ब्लॉक तो होगा। आपको उसमें 22 से सारे मिलती है, अभी परमानेंटली लैप्स हो गया। नहीं अब बट इसमें मैं एक ये कह रहा था कि 1% जैसे मैं बता रहा चलो हूँ उन्होंने लेटर नहीं भेजा रिमाइंडर, तो जब 2022 में परमानेंटली लैप्स हो गया था तो मुझे फोन करके बताना चाहिए ना यार कि 22 में बंद कर रहे हैं वो तुम्हारा। अभी कंपनी तो जैसे आपका सब अभी आप कंप्लेंट किस चीज की कर, जैसे अगर आपको रिमाइंडर नहीं मिला है ना, यही हाँ। बात अपना रखना पॉइंट सर कि मेरा फॉल्ट नहीं है। अच्छा किसी की बेसिस पे हो सकता है आपको इसमें दोबारा रिवाइव या चलो, तो अभी settlement बताओ कराने फिर का अभी option मिल जाए। क्या ऑप्शन क्या है मेरे पास, अभी क्या करूं फिर मैं बताओ। परसेंट अगर आपको ये आप अभी श्योर है कि मुझे रिमाइंडर नहीं मिला है ना, 2022 में आया ना, कुछ मुझे मिला ही नहीं है सर, तो फिर आप एक बार अपने अकॉर्डिंग कंप्लेंट करके लो। अगर रीजन वैलिडेट हुआ आपको तो मैंने बताया था फॉल्स रिपोर्ट होने के माध्यम से पैसा मिल सकता है फिर आपको। तो किसको फिर अभी कंप्लेंट कहाँ करूं बताओ, फिर मैं कहाँ कंप्लेंट करूं। उसके लिए आपके पास आईसीआईसी के अभिषेक शर्मा जो को-प्रोजेक्टर मैनेजर, तो उनका नंबर नहीं है, तो आप लाइन पर हैं। एक मिनट लाइन पर रहिए आप। अभिषेक शर्मा? हाँ अभी एक मिनट लाइन पर होगा। हाँ मैं लाइन पे हूँ। मैं नंबर देता हूँ। जी सर हेलो हेलो जी सर। अजय जी, अभिषेक बात कर रहा हूँ। एक्चुअली मैंने आपकी कंप्लेंट की थी आईसीसी प्रूडेंशियल ऑपरेशन टीम्स को। ठीक है। जो साहब ने दिए थे, मैंने एग्जैक्टली वही रीजन को एक्सप्लेन किया था उनके साइट पर। जी ठीक सर है। जी सर। तो रीजंस में मैंने ये मेंशन किया, जैसे कि आपको बताया कि कोई कम्युनिकेशंस रिमाइंडर या इन्फॉर्मेशन नहीं है, और हालांकि रेगुलेटरीज की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कंपनी 3 फॉर्मेट में ही इन्फॉर्मेशन देती है, जैसे मेल पर, ठीक है, आपको कॉल पर, या फिर आपके रेसिडेंटल एड्रेस पर। ठीक है। तो उन्होंने ये रीजन को आपका एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि उनकी साइड से कोई टेक्निकल इश्यू होने के कारण ये इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं पहुंच पाई है। ओके। तो उस कंडीशन में आपकी जो प्रीवियस प्लान्स आईसीसी प्रूडेंशियल में हुआ था वो परमानेंट लैप्स है। अब गाइडलाइंस ये भी कहती है कोई परमानेंट लैप्स पॉलिसीज को कंपनी कंटिन्यू नहीं कर सकती। ठीक है। अब कंटिन्यू नहीं होगी तो इट्स मींस आपका जो फंड है वो रिफंड आएगा नहीं, क्योंकि आपने एक ही प्रीमियम दिया है, कम से कम 3 प्रीमियम देना अनिवार्य होते हैं। ठीक है। जी समझ पा रहे हैं मेरी बात को आप सर? हाँ समझ रहा हूँ सर। तो ये परमानेंट लैप्स तो कंटिन्यू हो नहीं सकती है, और आपकी भी गलती है नहीं परमानेंट लैप्स सेशन में। ठीक है जी। तो आपको सेकंड चांस एक कंपनी दे रही है पोर्ट करने के लिए। ठीक है। अच्छा। यानी कि आईसीआईसी आपकी जो प्रीवियस अमाउंट है, जैसे 50,000 आपने जो पे किया था पहले, उसकी वैल्यू 1,80,750 है। ठीक है। और उस प्लान की समय शॉर्ट वैल्यू है 3,50,000 रुपए। ओके। 3,50,000। ओके। समय शॉर्ट क्या होता है? बीमा राशि, भगवान ना करे कोई मृत्यु के बीच में, या अगर नहीं हुई तो ये मेच्योरिटी के साथ ऐड होकर कस्टमर को मिल जाएगा। ठीक है। राइट। अब यहाँ पर ये 3,50,000 और 1,80,750 जो 50,000 की वैल्यू है, तो आप इस वैल्यू को पोर्ट करा सकते हैं 2 ऑप्शन में। पहला ऑप्शन है रिवाइव विद पोर्टेबिलिटीज एंड मेच्योरिटीज का। ठीक है। इसमें जो पोर्टिंग का नाम सुन रहे हैं, पोर्ट इस मीन्स होता है एक कंपनी से दूसरी इंश्योरेंस कंपनी में प्लान को मर्ज करने को पोर्टेबिलिटीज कहते हैं, जो कि आमतौर पे हम लोग सुनते हैं कि मोबाइल सिम पोर्ट करा लिया हमने। जो सिम होता है वो वोडाफोन का एयरटेल में पोर्ट करा लिया, यानी कि कंपनी बदल गई, नंबर वही रहा आपका। जी। तो पोर्टिंग करने के लिए आपके पास में 4 इंश्योरेंस कंपनी अवेलेबल है। ठीक है। पहली कंपनी है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जो एक्सिस से टाई अप है इसका, एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है। दूसरी कंपनी है आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है। तीसरी इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर मौजूद है आपकी जनरली सेंट्रल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जो कि फ्यूचर जनरली को टाई अप हुआ है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से, तो इसका नाम चेंज हो गया है जनरली सेंट्रल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो इनको मुझे अप्रोच करना पड़ेगा इन कंपनियों को? नहीं, आप जिस कंपनी को आप कहेंगे मैं उस कंपनी में अप्रूवल लूंगा पोर्टिंग का आपका। ठीक है। पर आप तो आईसीआईसीआई से है ना, मतलब तो साइट पे तो सर अप्रूवल लिया जाता है ना। मैं हेलो हाँ सर, पंकज दुबे बात कर रहा हूँ। पंकज दुबे, हाँ जी बोलिए। हाँ जी सर। मैंने सर मेरी बात हुई थी, मैंने बोला था अपने आरएम से बात करके फॉर्मेलिटीज कराकर मुझे सीआर नंबर अपडेट करा देना। आपकी फॉर्मेलिटीज होगी सारी, पूरी नहीं हुई है अभी? अरे फॉर्मेलिटी क्या हुई है, आपके जो बंदा है जिसने मुझे वो कौन सा इंश्योरेंस से भेजा है, जनरली फ्यूचर से भेजा है। जो किससे भेजा है? अरे वो फ्यूचर जनरली जो है वो कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है? सेंट्रल। हाँ फ्यूचर जनरली है, एक फ्यूचर जनरली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, बताएं। हाँ तो उनकी तरफ से 1,00,000 रुपए का मेरे को कुछ आया है पेमेंट करने का। ठीक है।
लिंक भेजा होगा, मतलब उस पे आपको मेल पे मिला होगा आपके। फिर मेल भेजा है और उसके साथ में उसमें उन्होंने जो प्लान भेजा है वो 10 साल 12 साल का 1-1 लाख रुपए पे करना है, कहीं कोई पोर्ट उसमें करने का, क्या कहीं मैंने कुछ। बताया ना था आपको, शायद बताया होगा, मैंने ये बोला था जैसे आपका, जैसे सपोज न्यू प्लान जनरेट होता है, जैसे अभी आपका ये हो जाएगा, उसका अरे पॉइंट तो पे मेरी कुछ कॉपी लिखित में रहेगी। तो दोगे ना, जैसे आपकी नहीं सर, कंपनी वही को। तो बता रहा हूँ मैं, वही तो मैं कह रहा हूँ, आपका 90 डे, जैसे अभी आपका पेपर आ जाएगा, आपके आ रहे हैं, फिर उसको करेंगे अपडेट, तो उसमें आपको 90 दिन के बाद फिर मैसेज मिलता है, सर कांग्रेचुलेशन, आपका ये प्रोसेस अरे तो कंप्लीट अभी हो तो गया, कोई, आपकी अरे वैल्यू। यार फिर वही बात है, जैसे मैं कोई पोर्ट कराता हूँ, मैं सिम पोर्ट कराता हूँ, कुछ कराता हूँ, तो पहले जिसके यहाँ से पोर्ट करा रहा हूँ वहाँ से कोई मैसेज, कोई कम्युनिकेशन तो आना चाहिए। प्लस जो मुझे वो प्लान भेज रहे हैं, उस प्लान के अंदर तो मेरे को 12 लाख रुपए पे करने हैं, 10 लाख कितना पे करना है उसमें, और वो वो तो कब सर में। ऑप्शन प्लान है, वो उनके उनके कहाँ उसको लिखा कुछ है करना ही उसमें पड़ता है ऑप्शनल? सर। फिर वही बात, कहाँ लिखा है उसमें ऑप्शनल? मुझे जो आप पोर्ट उनसे करा रहा बात की हूँ थी या आपने, उन्होंने मेच्योरिटी क्या बताया वैल्यू। था आपको? हाँ उन्होंने क्या बताया था आपको? आरएम से बात हुई थी आपकी? भाई, बताया था वो सब कॉल पे बताया था ना, मुझे लिखित में तो कुछ जी। दिया नहीं, कहीं कोई आपकी तो देखो, आईसीआईसीआई की अगर तरफ से मैं कुछ सुनो आता। सुनो सुनो सर, मिस्टर अजय सिंह जी, अगर आपको ऐसे सेटिस्फाइड नहीं है, या मान लो आप कंफर्टेबल नहीं है, हम्म। तो कंपनी उसमें कोई आपको फोर्स नहीं करता है कि सर नहीं आपको प्रोसेस कराना है। आप चाहो तो अपना इसको जो भी आप जैसे सरेंडर वैल्यू नहीं जाना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से रिक्वेस्ट इनिशिएट कर जाएगी। क्योंकि सर ऐसा नहीं है, आप ये डोंट वेरी सर, कि ऐसा नहीं कि आपका सर इसमें अमाउंट किसी व्यक्ति को दे रहे हैं आप, या किसी व्यक्ति के नाम पर दे रहे हैं। आपका जो प्रोसेस होगा वो आपका जेन्युइन ही होगा, सारी चीजें आपको अरे मिलेंगी। भाई लेकिन आप एक सोचे बात, एक ही दिन में सारी चीजें मिल जाए आपको, तो नहीं मिल पाएंगी अरे तो सर। पहले तो कुछ बताओगे, मुझे सीधे सीधे 1-1 लाख रुपए की साल की मेरे किस्तें बनवा रहे हो तुम लोग, तो पहले कुछ बताओगे कि नहीं बताओगे कि हाँ ये मेरा आईसीआईसीआई से कुछ, ना मुझे पॉलिसी का नंबर पता है, ना मेरे को आईसीआईसीआई से कहीं कोई इंटीमेशन आया, ना आप मुझे मुझे जैसे आपने जनरली का भेजा है, आईसीआईसीआई से भेजो कि हाँ आपकी ये पॉलिसी पोर्ट हो रही है और इसकी डिटेल्स ये हैं। अभी तो मुझे सर जो वो जो मेच्योरिटी अमाउंट मैंने बता रहे हो, मैंने अगर पेन पेपर पे ना लिखा हो तो उसके अलावा तो मुझे पता ही नहीं है कि कहाँ क्या है, उसका क्या सीन है, मतलब सुनो क्या सुनो मेच्योरिटी सुनो मिलनी सुनो है सर, क्या नहीं मिलनी। सुनो सर, एक्चुअली क्या होता है, जैसे हर चीज के टाइम पीरियड होता है। जैसे हम्म। आप मान लो अगर जैसे सपोज आपका पॉलिसी लैप्स जब होता है, अच्छा सपोज मान लो आपने अच्छा मेरी बात लिख एक मिनट है, मेरी बात सुनो। बताइए। पॉलिसी मैंने पॉलिसी का जब लैप्स हो रही थी, कभी रिमाइंडर नहीं आया, ठीक है। फिर पॉलिसी लैप्स हो गई, तब भी रिमाइंडर नहीं आया। फिर सडनली 2 साल बाद आपको, 3 साल बाद, 2022 में आप बोल रहे हो मेरी एक्सपायर हुई है, 3 साल बाद आपको मेरा नंबर मिल गया, और 3 साल से पहले कभी आपका नंबर नहीं मिला मेरा, ना कोई कम्युनिकेशन आई। आज 3 साल बाद आपको अचानक से याद आया तो आपने मुझे बताया, चलो ठीक है, अच्छी बात है, बट मुझे कहीं रिटर्न में कुछ तो दो मैं लिख एक बार करके। बोलूं सर, 110% फिर आपको वही सारी 100%। चीजें नहीं मिलेंगी। आपको सुनो ना सुनो मैं सर, आपको लेकिन जानता हूँ ना, मैं केवल कंपनी को जानता हूँ, मेरी पॉलिसी आईसीआईसीआई से थी मान लो, तो आईसीआईसीआई से पोर्ट कर रहे हो आप, तो कुछ तो आईसीआईसीआई का दोगे मेरे को कि भाई ये पोर्ट हो बिल्कुल रही है, सर, ये वो भी अमाउंट। आप जब सुन लो मेरी बात, मिलेगा आपको, कब मिलेगा मैं बताता हूँ सर। जैसे अरे मान लो अच्छा, आपने ये क्या अभी, बात है, मैं सुनो नई पॉलिसी खरीद लूँ 1-1 लाख रुपए की, और तुम फिर यहाँ गायब हो सर, जाओ, तो मैं कहाँ ढूंढूंगा किसको? जब लिखित में कुछ दे ही नहीं सब रहे हो लिखने तो मैं में कैसे मिलेंगी, मान लूँ सारी भाई? चीजें मिलेंगी, लेकिन आप ये सोचें अभी एक कब पॉलिसी मिल जाए मिलेंगी? तो आपको पहले नहीं नहीं, पहले सर, मिलेंगी कि पहले मैं पैसे पे कर दूं? आप मुझे पहले कुछ दे ही नहीं रहे हो, पहले आप बोल रहे हो पैसे पैसे पे कर दो, ऐसे थोड़ा होता है पैसे भाई। पे सर, सर आपको किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं करना ना, उसका बेनिफिट कोई और व्यक्ति ले सकता। ठीक अरे है, मेरे भाई, आप जो मुझे जिस चीज के तुम पैसे मांग रहे हो वो तो अलग चीज है ना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों रिश्तेदारों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए ताकि कोई और इस तरह की ठगी का शिकार ना हो जाए। और अंत में एक ही बात कहूंगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और साइबर अपराधों से सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।